कैसे देखते हैं जी? की तत्कालीन पहचान क्या है? प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं जो बिहार से वो जुड़े रहे, क्योंकि कई दो दशकों से बिहार से दूर हैं। प्रशांत, जब भी कोई बिहार बदलने की बात करता है तो सिर्फ एक ही रास्ता राजनीति को नजर आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, IT हब बना सकते हैं, बिहार बदल सकते हैं। फिर ये पद यात्रा है। जनसुराज में युवाओं की भूमिका क्या है, और अगर युवाओं को भी बिहार बदलना है तो तेजस्वी और चिराग प्रशांत किशोर लोगों में क्या देखते हैं जुड़ने से पहले, ज्ञान या गणित? तो प्रशांत जी, जाते जाते के आखिरी सवाल, ये जातीय जनगणना और जातीय कोड पे प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड है? आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर पदों से दूरी बनाएंगे गांधी जी की तरह, या पदों को ग्रहण करेंगे अरविंद केजरीवाल? इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और जनसुराज दोनों में प्रशांत किशोर किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? जाते जाते के आखिरी सवाल कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, हम कर रहे हो या घर में खाना पका रहे हो, उनको आप क्या संदेश देंगे? नमस्कार, मैं पीके जी नहीं, मैं वो पीके नहीं जो आप सोच रहे हैं। पीके यानी पवन कुमार, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका भी नाम पीके है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर जी। तो सबसे पहले प्रशांत जी, आपको सारंग की जीत पे बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते हैं इस जीत को? नहीं, ये हमारी जीत नहीं है। हम लोग तो चुनाव की राजनीति से अलग है। हम लोग तो अपनी पदयात्रा ही कर रहे हैं। जनसुराज परिवार से पदयात्रा के दौरान शिक्षकों से मुलाकात हुई। जनसुराज परिवार के एक सदस्य के नाम पर सबकी सहमति हुई कि भाई शिक्षकों के साथ जो यहाँ, चूंकि शिक्षा जनसुराज का एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक है, तो लोगों की ऐसी बात चर्चा हुई कि भाई कोई एक व्यक्ति लड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने इतना ही कहा है कि भाई अगर आप समझते हैं कि यहाँ के राजनीतिक दलों ने शिक्षा की उपेक्षा की है, शिक्षकों की उपेक्षा की है, तो आप उन्हें वोट न देकर किसी दूसरे विकल्प को, किसी दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को मदद करें। अब उन्हीं निर्दलीय प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी जनसुराज परिवार का भी था जो कि जीत कर आया है। तो मैं उसको ऐसे ही देखता हूं कि समाज में हर वर्ग में जो दल बिहार में पिछले कुछ दशकों से सत्ता में की राजनीति करते रहे हैं, उनके लिए समाज में एक बड़ी वितृष्णा एक तरह से है लोगों में। और ये लोग ज्यादातर चुनाव इसलिए जीतते रहे क्योंकि जनता के सामने कोई बेहतर विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प दिखा तो आपको वो रिजल्ट दिखा। चुनाव MLC को जीता, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो वोटर है वो वोटर है जिसको भाजपा ने या महागठबंधन के दलों ने अपना वोटर बनाया था। क्योंकि जैसा कि आपके दर्शकों में से कुछ लोगों को पता होगा, शिक्षकों का जो चुनाव होता है MLC का, ये ऐसा चुनाव नहीं है कि आप कोई भी जाकर वोट दे सकते। ये वोट वही कर सकता है जिसको एज ए वोटर पहले से प्रत्याशियों की मदद से वोटर बनाया गया है। इसमें ज्यादातर होता यही है कि जो प्रत्याशी है या जिसको बनना है वो वोटर बनाता है और वही लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पूरे के पूरे वोट पहले से जो MLC थे वहाँ, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ, उन लोगों ने बनाया था या उनके विरोधियों, प्रतिद्वंदियों ने बनाया था। तो पूरा वोट बनाया किसी और ने, और जनता ने मिलकर जिसको चुना, जनता ने जिनको प्रत्याशी बनाया, जिस निर्दलीय को जनसुराज के साथियों ने मदद करी है, वो व्यक्ति तो उन्होंने एक भी वोट बनाया ही नहीं। दल वोटर आपने बनाया और वोट उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी को दे दिया। दूसरी जो बड़ी बात है कि बिहार में हम लोग समझते हैं कि हर वर्ग, जातियों में, समाज पूरा जातियों में बटा हुआ है और लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट करते हैं। आपने ये देखा, जो साथी जीत कर आया है वो मुसलमान समाज के हैं, वो कोई शिक्षक नेता नहीं, कोई बड़े बाप के लड़के नहीं है, साधारण किसान के वो लड़के हैं। पहले, आज से कुछ साल पहले तक सरकारी शिक्षक थे और उनको सबने मिलकर समर्थन किया और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। तो मैं वो दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखता हूँ। तीसरा एक और चीज है, कई बार हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि किसी की अगर मृत्यु हो जाए और उसके घर परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो लोग बताते हैं सहानुभूति उसके साथ होती है। तो इस केस में माननीय स्वर्गीय केदारनाथ जी की जो मृत्यु हुई है, जो 30 साल से MLC रहे हैं, उनके बेटे ही सुपुत्र ही चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी उस सहानुभूति के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। तो ये तीनों बात मेरे इस विश्वास को बल देता है कि नहीं, समाज में अगर बेहतर विकल्प दिखेगा तो समाज में ये क्षमता है, ताकत है, समझ है कि वो जातियों से, धर्म से ऊपर उठकर अपने और अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट कर सकते। चलिए, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सवाल और जवाबों के सिलसिला में सबसे पहला आसान और सरल सवाल, प्रशांत किशोर की तत्कालीन पहचान क्या है? मेरी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिहार का लड़का है, जो बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के समाज को बेहतर बनाने के लिए एक
अभियान की जिसने शुरुआत की है और जिसका प्रयास है कि पदयात्रा के माध्यम से बिहार के समाज को ये बताया समझाया जाए कि आप जिन मुद्दों पर वोट करते रहे हैं वो मुद्दे सही या गलत, आप जिन मुद्दों पर आपने वोट किया वो चीज़ आपको मिला। अब समय आ गया है कि आप जगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। और मेरी पहचान यही है कि मैं जाकर गांव-गांव ये बता रहा हूं लोगों को, और इसी काम को आगे कई महीनों तक शुद्धता से और ईमानदारी से करना है। प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं जो बिहार से वो जुड़े रहे? क्योंकि कई विरोधियों का कहना है कि वो तो खुद 2 दशकों से बिहार से दूर हैं। बिल्कुल, मैं तो बिहार में था ही नहीं 2 दशकों से, क्यों, मैं यहीं पे पला बढ़ा हूँ, लेकिन पिछले 10-15 साल में जरूर बाहर रहा हूँ। बीच में मैं 1 साल के आसपास बिहार में रहा हूँ। यहाँ काम के दौरान भी मैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में था तब भी मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है। लेकिन जब मैंने तय किया कि मुझे बिहार में वापस आना है तो 2 मई 2021 को मैंने ये घोषणा की, और 2 मई 2021 के बाद अगर कोई व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा जमीन पर बिहार में है तो प्रशांत किशोर है। मैं हर जिले, प्रखंड, पंचायत में पैदल चल के गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मिल रहा हूं। जो लोग यहाँ दशकों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, उन्होंने भी शायद समाज में इतने निचले स्तर पे जमीन पर उतरकर इतनी मेहनत, इतना प्रयास उन्होंने नहीं किया। प्रशांत जी, जब भी कोई बिहार बदलने की बात करता है तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता राजनीति क्यों नजर आती है? अगर आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, आईटी हब बना सकते हैं और बिहार को बदल सकते हैं। फिर ये पद यात्रा इसलिए कि पहली बात तो मैं कोई इंडस्ट्री हूँ नहीं, मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करने आता नहीं है, मैंने वो जीवन में किया नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे आता है। मुझे थोड़ी बहुत समझ सामाजिक और राजनीतिक जीवन की है। मैंने 10 साल जो सीखा, समझा, अनुभव किया, उन सारे अनुभवों के आधार पर मैंने ये पाया कि अगर आपको समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो राजनीतिक परिवर्तन से पहले आपको समाज के स्तर पर काम करना है। तो मैं आकर वो काम कर रहा हूँ। लोकतंत्र में परिवर्तन का सबसे बड़ा जरिया, बेहतर जरिया राजनीति है, इसलिए कि अंततः तो सरकारें ही तय करती हैं। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ही मालिक बनते हैं, वही तय करते हैं। जनता तय करती है कि भाई कौन उसका प्रतिनिधि होगा, और वो प्रतिनिधि तय करते हैं कि आगे आने वाले समय की नीतियाँ क्या होंगी, कार्यक्रम क्या होंगे, लोगों का भविष्य क्या होगा। तो अगर मुझे उसकी समझ है तो मैं वो छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों करूँगा। किसान यात्रा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री, युवाओं की भागीदारी राजनीति में और कर्ज माफी, ऐसे मुद्दे हैं या कहीं पीछे छूट गए? नहीं, सारे मुद्दे हैं मेरे दिमाग में। जो है, अगर बिहार में सुधार लाना है तो आपको जमीनी स्तर पे डिसेंट्रलाइजेशन, मेरे जो 2 महत्वपूर्ण मेरी वैचारिक सोच का हिस्सा है वो है सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण और दूसरा लेटरल एंट्री। और उस पर मैंने डिटेल, बहुत विस्तृत चर्चा की है कि क्यों ये होना चाहिए। दुनिया भर में जहाँ पर भी तरक्की लाई गई है वहाँ पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया गया है। जब तक आप लोगों के पास, लोगों के करीब सत्ता और संसाधन को नहीं डालेंगे, उनको अधिकार नहीं देंगे, तब तक पटना में, दिल्ली में बैठकर अफसरों के हाथ में या कुछ नेताओं और मंत्रियों के हाथ में सारा पावर और सत्ता अगर सिमटा रहेगा तो लोगों की जिंदगी उससे नहीं सुधर सकती है। लेटरल एंट्री को लेकर मेरी सोच ये है कि जो समाज में सबसे समझदार, टैलेंटेड लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार का हिस्सा है। तो सरकार का जो तंत्र है वो रहे, लेकिन उस तंत्र को और मजबूती देने के लिए ये जरूरी है कि हर वो व्यक्ति जो सरकार का हिस्सा न भी है लेकिन उसकी समझ है, वो विषयों को समझता है, वो समाज की सच्चाइयों को समझता है, उसमें काबिलियत है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि वो आए और यहाँ पर वो काम कर सके। मान लीजिए कि जल प्रबंधन बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ और सूखे, आज तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं निकाल पाया, कोई मंत्री, कोई सरकार नहीं कर पाया। लेकिन दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जल प्रबंधन के दिशा में बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। तो जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को जोड़ा जाए, उनकी समझ का उपयोग किया जाए और सरकारी तंत्र को उसका फायदा मिले, ताकि उनकी समझ, उनके अनुभवों के आधार पर बिहार में जल प्रबंधन के दिशा में एक ऐसा कार्यक्रम बने कि जहां हम लोग पानी से कुछ बेनिफिट उठा पाए, बजाय इसके कि पानी से नुकसान। अभी आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और आधा बिहार सूखे से प्रभावित है, लेकिन अगर इसको ठीक से हार्नेस किया जाए तो जहाँ बाढ़ आ रहा है वो शायद वो बाढ़ न आए, जहाँ सूखा आ रहा है वहाँ सूखा न आए। जन सुराज में युवाओं की भूमिका क्या है, और अगर युवाओं को ही बिहार बदलना है तो तेजस्वी और चिराग क्यों नहीं? युवाओं को
बिहार बदलना है, इसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। युवाओं की भूमिका ये है कि आप अपने स्तर पर वो राजनीति में आए, अपने लिए समाज के लिए बेहतर काम करें, उनके लिए भूमिका हो, और वो भूमिका उनके पिताजी के नाम के आधार पर ना हो, वो वंश के आधार पर ना हो, जाति के आधार पर ना हो, उनके पैसे के आधार पर ना हो, उनकी क्षमता के आधार पर। तो जन सुराज में युवाओं की भूमिका ये है कि अगर आप में क्षमता है, इच्छा है, काबिलियत है, जज्बा है, तो आप आइए। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका विकल्प है। आप इसके जरिए समाज के लिए कुछ कीजिए। आप देख रहे हैं कि जन सुराज एकमात्र ऐसा अभियान है जिसमें हर पंचायत में जो युवा राजनीति में आना चाहता है, उसके लिए मैंने जो क्लब की व्यवस्था शुरू की है, इन क्लबों के जरिए आप अपने आप को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रशिक्षित कर सकते हैं। इन क्लबों के जरिए आप समाज के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। आपने कहा जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान कुछ नहीं है। उनकी पहचान ये है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ऐसी बात तो नहीं है। अगर उनके जो समर्थक भी हैं वो यही दावा कर सकते हैं कि इनके पिताजी ने कुछ किया है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। जन सुराज वैसे युवाओं का प्लेटफॉर्म है जिन्होंने खुद कुछ किया है या कुछ करने का मादा रखते हैं। उनका प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके पिताजी ने कुछ किया है। प्रशांत किशोर लोगों में क्या देखते हैं जुड़ने से पहले, ज्ञान या गणित? दोनों देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो प्रशांत जी, जाते जाते के आखिरी सवाल, ये जातीय जनगणना और जातीय कोड पे प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड? बिल्कुल, मैं ये रोज कह रहा हूँ कि कोई भी गणना, कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार की समझ में उनकी जानकारी बेहतर हो समाज के प्रति, उसका स्वागत है। उस नजरिए से जातीय जनगणना का स्वागत है। जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि अगर समाज का कोई वर्ग, उसकी संख्या या उसकी परेशानियों के बारे में सरकार को कम जानकारी है और किसी जनगणना या किसी सर्वे के माध्यम से ये जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि जो लोग इसके समर्थक हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्या इस जनगणना का आधार, इसके पीछे की जो नियत है, वो राजनीतिक है या सही मायनों में समाज का सुधार है। क्योंकि इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसीलिए इसको सर्वे कह रहे हैं, जनगणना कह भी नहीं रहे। दूसरी बात, जहां तक जनगणना की बात है, जनगणना हो जाने मात्र से ही किसी की का भला नहीं होना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लें, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की गणना हो रही है स्वतंत्रता के बाद से, लेकिन 75 साल की उनकी गणना ने उन समाज की स्थिति को बहुत बेहतर तो नहीं किया है। तो गणना हो जाने मात्र से आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। पूरे बिहार के गणना तो आपके पास है कि 13 करोड़ लोग आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं, इसके लिए तो किसी नई गणना की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सरकार तो नहीं सुधार पा रही है। ये गणना है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, ये गणना है कि बिहार में लोग सबसे पिछड़े हैं, ये गणना है कि हम लोग सबसे अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। लेकिन इन गणनाओं, इन आंकड़ों के बावजूद इनकी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो सिर्फ गणना हो जाने मात्र से स्थिति नहीं सुधरेगी। गणना हो, उसके बाद उस पर कोई सुनियोजित कार्यक्रम हो, सोची समझी रणनीति हो, प्रयास हो, तो शायद उसका फायदा है। गणना होने में कोई दिक्कत नहीं। क्या आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर पदों से दूरी बनाएंगे गांधी जी की तरह, या पदों को ग्रहण करेंगे अरविंद केजरीवाल की तरह? देखिए, गांधी और इस तरह के जो लोग हैं वो महामानव रहे, उनसे किसी की तुलना, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, कुछ दिन आप पदयात्रा करके गांधी नहीं बन जाएंगे। हमारे जैसे लोग बहुत, हम लोग छोटे कद के लोग हैं। हमारा प्रयास है कि जो गांधी जी ने रास्ते बताए उनमें से कुछ उसका अनुसरण करें, सीखें और उसको जीवन में या सामाजिक राजनीतिक प्रयास में उसको शामिल करने का प्रयास करें। कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये तो समाज को देखना है। हमारी भूमिका वो होगी जो जन सुराज के लोग चाहेंगे, जो बिहार के लोग चाहेंगे। बिहार के वो लोग जो जन सुराज का हिस्सा बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, वो जब सब साथ में आएंगे तो उनमें वो क्षमता है, उनमें वो समझ होगी कि वो बैठ के तय करें कि इसका आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इसका दलगत स्वरूप कब और कैसे बनना चाहिए, उसका नेतृत्व किसके पास होना चाहिए, उसको चलाया कैसे जाना चाहिए, उसकी प्राथमिकताएं कैसी होनी चाहिए। ये जब लोग बैठेंगे तो बैठ के तय करेंगे। आपने अभी देखा, कई लोगों को लग रहा है ये पता, ये यूटोपियन आइडिया। अभी आपने देखा जो सारण में जिस चुनाव की आप बात कर रहे थे, उसको किसी प्रशांत किशोर के हस्ताक्षर से किसी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। लोगों ने, जो जन सुराज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं या ऐसे भी लोग जो जन सुराज परिवार से नहीं जुड़े हैं लेकिन इलेक्टोरेट थे, जो विकल्प के लिए की इच्छा रखते थे, उन्होंने मिलकर तय किया कि ये आदमी होना चाहिए। सबकी सहमति हुई और सबने मिलकर उनको दिखाया।
इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और जन सुराज, इन दोनों में प्रशांत किशोर किसको ज्यादा महत्व देते हैं? मैं महत्व उसी चीज को देता हूँ जिस चीज को मैं कर रहा होता हूँ। मैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में था तो उस काम को महत्व देता था, जब मैं इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथ जुड़ा हुआ था तो उस काम को महत्व देता था। आज मैं जन सुराज कर रहा हूँ तो मेरे लिए जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया में कोई भी चीज जन सुराज से के पीछे ही है, इसके आगे नहीं हो सकता। जाते जाते का आखिरी सवाल कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, काम कर रहे हो या घर में खाना पका रहे हो, उनको आप क्या संदेश दें? मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करूंगा कि देखिए, आपने नेताओं के नाम पर, दलों के नाम पर, विचारधारा के नाम पर बहुत दिन वोट कर लिया। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के चेहरे को देखकर उसके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। और आप ये विश्वास रखिए कि आप जिस किसी को भी वोट देंगे, लोकतंत्र की ये ताकत है, अगर आप शिक्षा पर वोट देंगे तो थोड़ा कम या ज़्यादा शिक्षा में सुधार होगा। अगर आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देंगे तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। अगर आप ये वोट नहीं देंगे, अगर आप जातियों पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, नाली गली के नाम पर वोट करते रहेंगे तो आपके और आपके बच्चों का भविष्य सुधर नहीं सकता है, उनकी स्थिति सुधरेगी नहीं और उनको भी आपके तरह कठिन जिंदगी आगे बिताना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर, जिन्होंने सारे सवालों को बहुत ही सहजता से जवाब दिया। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह।